प्रोग्राम है स्वीट होम शो। मैं हूं डॉक्टर सायरा और यहाँ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बिलाल से हिजामा थेरेपी पे। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल और आप जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं और यकीन जानिए आप हिजामा के वो वाहिद पहले जो है वो हिजामा थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने हिजामा पर रिसर्च की है। जी हाँ, हिजामा कपिंग थेरेपी जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हालांकि ये हमारा अपना सुन्नह का तरीका है और माशाल्लाह से हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में दिया था, लेकिन हम उसे भुला बैठे थे। पर अब जब हम हर तरफ से मायूस हो रहे हैं तो हमने हिजामा को वापस रुख किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शिफायाब हुए। आज जो डॉक्टर साहब बैठे हैं उन्होंने वो पहले इंसान है जिन्होंने पाकिस्तान से हिजामा पर रिसर्च की है। उनके 4-5 पेपर्स इंटरनेशनली पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा वो पढ़ाते भी हैं और क्या क्या करते हैं, बहुत सारी बातें हम पूछेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपके बुलाने का भी शुक्रिया और ये मेरा पहला मौका है कि मैं एफएम पर जो है वो ये तो फिर मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं जो है आपके साथ आपको यहाँ अपने पास मदऊ भी किया, यानी कि मैं पहली ही होस्ट हो गई आपकी। बिल्कुल एफएम के ऊपर। आप पहले रिसर्चर हैं, मैं इतनी बड़ी लेवल पे तो नहीं आई, लेकिन हाँ इस लेवल पे आ गई कि आप मेरे पहले गेस्ट ऐसे हैं जो आप पहली दफ़ा एफएम पे आए। तो ये तो हिजामा के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आपके थ्रू हम पूरी दुनिया में बात करेंगे। हमारे पास लिसनर्स पूरी दुनिया से होते हैं और इंटरनेट माशाल्लाह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वो काम कर दिया है कि ग्लोबल विलेज हो गया है, तो बहुत आसान हो गया। डॉक्टर साहब मैं आप देख रही थी कि आप फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, तो फार्माकोलॉजी क्या होता है? मैंने अपने तौर पे तो बहुत कुछ इसको स्टडी करके आई, लेकिन मैं चाहूँगी कि इजी वर्ड्स में आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि फार्माकोलॉजी क्या होती है और आप उस तरफ कैसे गए। देखिए फार्माकोलॉजी जो है ये बेसिकली फार्मेसी का एक सब्जेक्ट है और जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज है जी। तो उसके अंडर में 5 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें से एक जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी है। और फार्माकोलॉजी बेसिकली हम उसमें ये स्टडी करते हैं कि जो हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं यानी एलोपैथिक मेडिसिन, तो वो मेडिसिन हमारी बॉडी में जाकर किस तरह से रिएक्ट करती हैं और हमारी बॉडी उनके ऊपर उनको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। यानी हमारे जिस्म में जो इसका दवा का पूरा एक रूट होता है कि यानी एंट्री से लेकर दवा जो है वो ज़ाहिर है पहले हम उसको अगर हम ओरली कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो हमारे स्टमक में जाती है, फिर वो एब्जॉर्ब होती है, फिर उसके बाद मेटाबोलाइज होती है, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है और फिर उस अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के वो काम करती है और फिर उसके बाद वो बॉडी से एग्जिट होती है, यानी उसकी एक्सक्रीशन का भी एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है। तो ये सारे की सारी डिटेल्स जो हैं ये हमारी फार्माकोलॉजी की फील्ड के अंदर हम स्टडी करते हैं और इसको हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं इसको। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो है उसके अंदर ये मालूम होता है हमें कि इस दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उस दवा का एब्जॉर्प्शन कितनी देर में हो रही है और वो कितनी देर में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी और कैसे वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। फिर इसी तरह से जो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, जो बॉडी के ऊपर उसके इफेक्ट्स आते हैं उनको हम जो है वो फार्माकोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी जो है ये ड्रग और ह्यूमन बॉडी का इंटरेक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करती है डिटेल में। सही, बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत इजी लैंग्वेज में बता दिया। ये तो सारी बात सही है आपकी, लेकिन ये बताएं कि इसको हिजामा तो एक अलग थेरेपी है। जी हाँ, बिल्कुल। इसको आपने हिजामा से कैसे कनेक्ट कर दिया? असल में देखें क्योंकि हम दवाओं से हम इंटरेक्ट करते हैं और रिसर्च जो है वो फार्माकोलॉजी का एक मुस्तकिल एक पार्ट है और जब भी कोई नई मेडिसिन बनती है तो उसके ऊपर जो रिसर्च होती है वो सारी की सारी फार्माकोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो ये जब मैं रिसर्च के लिए अपना टॉपिक सर्च कर रहा था, जब मैंने एम.फॉर्म किया, यानी हमारा एम.फॉर्म जो है वो इक्विवेलेंट टू एम.फिल होता है, तो इसमें रिसर्च हमें करनी होती है, कोई ना कोई रिसर्च टॉपिक लेना होता है और उसके ऊपर हम रिसर्च भी करते हैं और थीसिस भी लिखते हैं। तो मेरा थोड़ा सा रुझान ये था कि मैं चाहता था तिब्बे नबवी में से कोई ऐसा टॉपिक लिया जाए कि जिसके ऊपर इससे पहले रिसर्च ना हुई हो। और रिसर्च में ये बात एक लाजमी बात समझी जाती है कि आप ऐसा टॉपिक रिसर्च के लिए मुंतखब करें जो पहले से जिसके ऊपर रिसर्च ना हुई हो और वो नया टॉपिक हो और वो उसका कोई ना कोई फ़ायदा भी हो, तो यानी आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचे, लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचे, ऐसा टॉपिक जो है वो रिसर्च के लिए अगर लिया जाए तो फिर हमारी रिसर्च जो है वो फ्रूटफुल होती है और फ़ायदेमंद होती है, किसी मकसद के लिए होती है। तो मेरी कोशिश ये थी कि तिब्बे नबवी में से कोई टॉपिक मुंतखब करूँ रिसर्च के लिए, क्योंकि तिब्बे नबवी के अंदर हमने देखा
देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो है वो बताई हैं, जिसमें शहद भी है, कलौंजी भी है, कस्तुल बहरी भी है, सना मक्की भी है। आजकल सना मक्की भी बड़ी मशहूर हुई। हाँ, ये भी बड़ा एक चर्चा हो गया। वही जो 80-50 रुपए की मिलती थी वो हज़ारों में हज़ारों में चली गई, बिल्कुल। तो हमारे तो खैर हम लोग कमर्शलाइज़ कर देते हैं चीज़ों को ना, लेकिन बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी इस तरह की गाइडलाइंस दी हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो मेरी क्योंकि देखें बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये बिलीफ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं तो वो आपने वही की रोशनी में बताई हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीब नहीं थे, आपने कभी किसी का इलाज नहीं किया, लेकिन आपने अगर ये हिदायत दी हैं तो यकीनी बात है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली वही की रोशनी में आपने दी हैं। तो हमें इस बात पे तो यकीन था कि ये बात बिल्कुल सही है जो आपने फरमाई है कि आपने अगर ये हिजामा के बारे में ये फरमाया कि जो भी तुम इलाज करते हो उसमें बेहतरीन इलाज हिजामा है। और फिर सही बुखारी के अंदर ही ये वाली हदीस भी मौजूद है जिसका मफहूम इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों में शिफा रखी है, जिनमें से शहद पीना, आग से दागना और हिजामा करना। और आग से दागने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया। तो यहाँ पर और भी कई तकरीबन 70 के करीब अहादीस हैं जो कि सहासित्ता के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर हिजामा की फजीलत बताई गई। और फिर वो वाली हदीस भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जब तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर आपको आपका गुज़र आसमान पे जिस फरिश्ते से भी हुआ, जिन फरिश्तों के ग्रोह से भी हुआ, उन्होंने आपको हिजामा से इलाज का अल्लाह ताला का हुक्म पहुँचाया। तो इससे हमें पता चलता है कि हिजामा की अहमियत कितनी है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने अपना रिसर्च का टॉपिक जो लिया वो मैंने हिजामा लिया। और पहले स्टेप के ऊपर जो यानी जो मास्टर्स हमारा जो एमफिल के इक्विवेलेंट होता है एम.फॉर्म, तो उसमें जो मैंने रिसर्च की वो इस बात पर की कि क्या हिजामा से निकलने वाले ब्लड में और जो वेनस ब्लड होता है उसमें कोई फ़र्क होता है या नहीं होता। क्योंकि हमसे कई लोग ये एतराज़ करते थे, हमसे कहते थे कि भाई हिजामा जो है वो तो खून निकालने का एक तरीका है, तो खून आप चाहे सिरिंज से निकालें, चाहे आप जो है वो कट लगा के सक्शन से निकालें, खून की तो कंपोजिशन एक ही जैसी होगी। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने सबसे पहली जो रिसर्च की वो हमने सिर्फ हेल्दी इंडिविजुअल्स पे की थी, जिसके अंदर हमने सिर्फ ये चीज़ देखी कि क्या हिजामा से निकलने वाला ब्लड और वेनस ब्लड इनकी कंपोजिशन एक जैसी है या मुख्तलिफ है। तो जब हमने रिजल्ट सब उसके हमने चेक किए, जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने किया तो हमें पता चला कि ये तो बहुत ही मुख्तलिफ ब्लड है जो कि हिजामा के थ्रू निकलता है। और स्टैटिस्टिकली वो हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमने उसमें देखा। वेनस से भी डिफरेंट है? जी हाँ, वेनस से डिफरेंट है। यानी सेम इंडिविजुअल के हमने हर यानी जितने हमने वो लिए थे पेशेंट्स इंडिविजुअल्स लिए थे, सैंपल साइज जो था हमारा जो इंडिविजुअल्स थे, तो उन सब के हमने 2-2 सैंपल लिए। एक हमने उनका लिया हिजामा ब्लड का सैंपल और एक हमने लिया वेनस ब्लड का सैंपल। और उन दोनों के अंदर हमने तकरीबन 22 पैरामीटर्स को टेस्ट किया। उसमें हमने यानी हेमाटोलॉजिकल पैरामीटर्स थे, बायोकेमिकल पैरामीटर्स थे। जिस तरह मिसाल के तौर पे सीबीसी भी उन सब के हमने परफॉर्म किए। हमने उसमें ब्लड यूरिया, क्रेटिनाइन, इसी तरह से एसजीपीटी, एसजीओटी, मुख्तलिफ जितने भी लिवर एंजाइम्स और जी हाँ जितनी बायोकेमिस्ट्री जो यूजुअली की जाती है वो हमने बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट उनके परफॉर्म किए। और उसमें हमने देखा कि सेम टाइम पर लिए गए ब्लड सैंपल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कि यानी उनकी कंपोजिशन जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इससे ये बात कम से कम प्रूव हुई और इस पे मेरा पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जो जर्नल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज में पब्लिश हुआ था 2000 मेरा ख्याल है कि 9 में या 8 में हुआ था ये पब्लिश। तो उस वक्त तो मेरा ख्याल है कोई हिजामा पे बात भी नहीं करता था। हाँ, यहाँ पर इतना उस वक्त मौका है नहीं। देखें उस वक्त हमें हेल्दी इंडिविजुअल्स को राज़ी करने पे बड़ा मुश्किल होती थी। लोगों को बिरयानी खिलानी पड़ती थी कि वो हिजामा करा लें अपना। लोग कराते नहीं थे क्योंकि उस वक्त में लोग जानते नहीं थे कि ये हिजामा क्या है। तो 6 महीने का टाइम लगा था हमें ये सैंपल कलेक्ट करने में। लोग यानी मुख्तलिफ लोग हमें मुख्तलिफ टाइम में मिले, हमने उनका फिर जो है वो परफॉर्म किया हिजामा। वहीं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर हमने फार्माकोलॉजी के लैब के अंदर हमने ये पूरा सेटअप बनाया था, वहीं पर हमने उनका हिजामा किया। राइट अवे उसी वक्त हमारे पास मशीन वहीं पे थी जिन पर मैंने खुद जो है वो टेस्ट परफॉर्म किए सारे। तो ये पहली रिसर्च थी जो कि इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी बाकायदा जो है वो कंडक्ट की गई थी। पाकिस्तान में तो थी पहली और मेरा ख्याल है कि शायद मुमकिन है कि दुनिया भर में भी बहुत कम, उस वक्त तक टोटल 8-10 रिसर्च पेपर्स पब्लिश थे दुनिया भर से, जिसमें कुछ जर्मनी से थे, कुछ ईरान से थे, कुछ चाइना से थे और बस ये कुछ रिसर्च पेपर्स उस वक्त तक अवेलेबल थे। फिर उसके बाद अब तो इस वक्त में मेरे ख्याल है थाउजेंड्स में रिसर्च पेपर्स की तादाद पहुंच चुकी है जो दुनिया भर से हो रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो यूके से है। यूके में काफ़ी बड़ी जो है वो तादाद में रिसर्च हो रही है। और आप देखिए इंस्टीट्यूट्स भी बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल, हालांकि वो हमारे बाद शुरू हुए, यानी जब पाकिस्तान में पॉपुलर हुआ उसके बाद उन्होंने स्टार्ट लिया, लेकिन और उसके बाद वो हमसे आगे निकल गए और रिसर्च जो है वो हम लोग जो है ना सीरियस नहीं होते चीज़ों में। जी हाँ। तो बहरहाल ये मेरा एक पहला
फेज़ था रिसर्च का जो कंप्लीट हुआ 2009 में, और उसके बाद फिर 2010 में मैंने जब एडमिशन लिया पीएचडी में, तो दोबारा मैंने रिसर्च टॉपिक अपना जो है वो हिजामा ही मुंतखब किया, क्योंकि मुझे लगता था अभी तो हमने बहुत ही इनिशियल लेवल की रिसर्च की है, अब हमें ये देखना चाहिए कि मुख्तलिफ डिजीज़ के अंदर हिजामा कैसे इफ़ेक्टिव है, किस तरह से जो है वो उनको ठीक करता है, और उसके ज़रिए से हम फिर बहुत सारी डिजीज़ की एटियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं कॉजेज़ मालूम कर सकते थे कि वो डिजीज़ जिनके एटियोलॉजी अननोन है, तो हम देखें कि वो हिजामा से अगर ठीक होती हैं तो हम उसमें एनालाइज़ करें कि जो हिजामा का ब्लड हमने उन पेशेंट्स का ड्रॉ किया है उसमें ऐसी क्या चीज़ निकल रही है जो कि नॉर्मल ब्लड में नहीं है, और जो पॉसिबल कॉज हो सकती है उस डिज़ीज़ का जिसकी एटियोलॉजी अभी तक अननोन है। तो ये हमारा रिसर्च का अगला वो था, यानी टारगेट था। लेकिन उसमें बहरहाल कुछ हमें थोड़ी सी मुश्किलात आई कि ये जो रिसर्च थी कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थी, और इसमें तकरीबन यानी एस्टिमेट जो था वो तकरीबन 5 मिलियन तक वो पहुंच रहा था, कि जिसके अंदर एक इतना सैम्पल साइज़ होता जो एक्सेप्टेबल होता है इंटरनेशनली रिसर्च के लिए। तो हम फिर उसको इस तरीके से नहीं कर सके, लेकिन हमने फिर इसको क्लिनिकली किया। फिर हमने मुख्तलिफ डिजीज़ के पेशेंट्स का हिजामा किया, और उसके लिए हमने फिर ये सेंटर बनाया था जो बनी बिलाल हिजामा क्लिनिक के नाम से हमने ये रिसर्च सेंटर ही बनाया था बेसिकली। और इसका पर्पज़ यही था कि हम सैंपल कलेक्ट करें यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो रिसर्च अपनी कंटिन्यू करें। तो ये तकरीबन रिसर्च हमारी 6 साल चली, और 2010 से लेके 2016 तक में मेरा ये पीएचडी का काम भी मुकम्मल हो गया, और थीसिस भी लिखा, और वो थीसिस मेरा जापान भी गया, ऑस्ट्रेलिया गया, 2 जगह गया। और जिन्होंने चेक किया, हालांकि वो नॉन मुस्लिम्स थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो है वो इसको, हमने तो साइंटिफिक पैरामीटर्स के ऊपर ही काम किया था, और उसी लिहाज से लिखा था जैसा कि फार्माकोलॉजी के अंदर जो है वो रिसर्च की जाती है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिसर्च हमारी जो है वो एक्सेप्ट हो गई, और बग़ैर किसी जो है वो मेजर रिवीजन के अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले ही अटैम्प्ट के अंदर मेरा थीसिस जो था वो क्लियर हो गया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री अवार्ड हो गई, वाइवा हुआ, उसको डिफेंड किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक काम था जो एक रिसर्च वर्क था, वो तो अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा से हमने बहुत सारी डिजीज़ के अंदर अब तक तो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स का हिजामा किया है। तो उसमें हमने बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं, जो कि इंशाल्लाह आगे बात चलती है तो हम डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, और कोई सवालात भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सवालात भी आएंगे और बातें भी होंगी, होती रहेंगी। और देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज़ इतना बताइएगा कि उस वक्त के दौर के जो पेशेंट थे और आज के दौर में आपको टर्नओवर किस लेवल पे मिला, कितने परसेंटेज पे मिला? ये तो यानी इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यानी उस वक्त तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि हमने जब पहली रिसर्च की थी 2008-9 में, तो 25 पेशेंट थे जो हमने 6 महीने में जमा किए थे। सही। और बड़ी मुश्किलों से, वो भी ना, पैसे तो हम उनसे ज़ाहिर ले भी नहीं सकते थे, उल्टा देने की वो हो सकती थी, लेकिन देना नहीं पड़े, बहरहाल बिरयानी खिलाई, बस उन्होंने करा लिया, हिजामा कराने पर राज़ी हो गए वो। अच्छा। लेकिन जो है ना ये यानी उस वक्त में ऐसी कंडीशन थी कि लोग जानते ही नहीं थे हिजामा को, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि 25 पेशेंट तो मेरे ख्याल है एक दिन में भी बाज़ दफ़ा हिजामा कराने के लिए आ जाते हैं, और जो कि पैसे देकर हिजामा करा रहे होते हैं। और उसकी वजह क्या है, हिजामा इतना जो है वो कैसे जो है ना इतना पॉपुलर हुआ, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो रिजल्ट्स हैं। अच्छा। यानी हिजामा से क्योंकि लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो हिजामा करवा भी रहे हैं, और वो न सिर्फ करवा रहे हैं बल्कि वो रेफ़र भी कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने ऑफिस के कोलीग्स को। तो यानी कि हिजामा के जो इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड के ऊपर हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हुई और इतनी तेज़ी के साथ ये स्प्रेड हुआ है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह जो है वो इसके रिज़ल्ट्स हैं। क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ बिलीफ की बुनियाद पर या सिर्फ अक़ीदत की बुनियाद पर नहीं करा सकते इतने बड़े पैमाने के ऊपर। हो सकता था कि छोटे मोटे पैमाने पर ये चलता रहता, लेकिन देखें उस वक्त तो बहुत शुरू में तो करने वाले भी कम थे, अब तो करने वाले भी हज़ारों की तादाद में हैं, और उसके बावजूद जो है वो पेशेंट्स की तादाद जो है वो हर एक के पास जो है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुकी है। तो इसका यही मतलब है कि यानी हिजामा जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, और उसके पॉपुलर होने की एक बड़ी वजह जो है वो रिजल्ट्स हैं, और दूसरी बड़ी वजह जो है वो लोगों की इस हवाले से भी अक़ीदत भी है कि सुन्नत इलाज है, तो लोग इस नीयत से भी कराना चाहते हैं। मेरी वाली बात भी तो है डॉक्टर साहब कि हर तरफ से ठुकरा के हम जो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग क्योंकि हर तरफ से ठुकराते हैं, फिर हम सुन्नत की तरफ आते हैं, पहले नहीं आते हैं हम। जी हाँ। चलिए, ये तो बहुत अमेजिंग बातें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और सबसे बड़ी ऑनर की बात तो ये है, FM 101 के लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने हिजामा में पाकिस्तान में रिसर्च की बुनियाद रखी। तो आप पायनियर हैं रिसर्च के, और माशाल्लाह आपके बाद लोग अब फॉलो फुट स्टेप्स पे चल रहे हैं आपके। प्रोग्राम है स्वीट होम शो, मैं हूँ डॉक्टर सायरा, और यहाँ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बिलाल से हिजामा थेरेपी पे, और हिजामा
क्या चीज़ है उन्होंने हमें बताया, अपने रिसर्च पेपर के मुतालिक बताया, और पाकिस्तान के पहले रिसर्चर होने के नाते जो आपने एक पायनियर होने के नाते बुनियाद रखी है कि हिजामा पर उन्होंने ना सिर्फ रिसर्च की बल्कि इतने सारे पेपर भी पब्लिश हुए, एक अपना सेंटर भी बनाया और आज उसमें बहुत सारे मरीज़ों को ठीक भी करते हैं और आपके फुट स्टेप्स पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि फार्माकोलॉजी में आपने बताया कि ड्रग के एक्शन यानी कोई भी दवा जब ली जाती है जिस्म के अंदर जाके, स्पेशली हम अंग्रेज़ी दवाओं की एलोपैथिक की बात करें तो वो हम स्वेलो करते हैं, उतारते हैं गले में और वो जो है डिस्पर्स होती है मैदे में जाके और उसके बाद वो अपना एक्शन शुरू करती है। होम्योपैथिक की अगर हम बात करते हैं तो वो टिप ऑफ द टंग यानी ज़बान की नोक पे रखते ही वो अपना काम शुरू करती हैं, क्योंकि सारी नर्व एंडिंग्स वहाँ होती हैं और वो पोटेंटाइज फॉर्म होते हैं। उनके मुतालिक आप क्या कहते हैं? असल में होम्योपैथिक जो है वो मेरा टॉपिक नहीं रहा कभी, तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं रखता हूँ। अच्छा। एक बात जो मैं ज़रूर जानता हूँ इस हवाले से वो ये है कि होम्योपैथिक के बारे में ये भी कहा जाता है कि होम्योपैथिक जो है वो डीएनए के लेवल के ऊपर काम करती है और बाद लोग समझते हैं कि शायद उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस के अंदर जो है वो होम्योपैथिक का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इस हवाले से अलबत्ता क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी अपनी मालूमात नहीं है तो मैं होम्योपैथिक के मैकेनिज़म्स और उसकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकूँगा। अलबत्ता ये मेरा परसेप्शन ज़रूर है कि होम्योपैथिक भी एक बहुत अच्छा वे ऑफ मेडिसिन है। मत कहिएगा। नहीं, ये हमारे पास भी अच्छा, ये मुझे नहीं पता था मुझे नहीं मालूम थी। अच्छा। हाँ, लेकिन देखिए हमारे पास होम्योपैथिक के भी कुछ डॉक्टर्स हमारे टच में रहते हैं जिनको हम रेफ़र कर रहे होते हैं पेशेंट्स, और हमें पता है कि कुछ चीज़ों में जिनमें एलोपैथिक में कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता और उसमें होम्योपैथिक का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे किडनी स्टोन्स के अंदर या बिल्कुल, और जो है वो साइनोसाइटिस अगर उसमें बोन वो बढ़ गई है तो उसके अंदर भी जो है वो होम्योपैथिक का बढ़ना, या फिर आप देखें कि अस्थमा, जी हाँ, अस्थमा के अंदर ऐसा चीज़ है कि कहीं क्योर आपको नहीं मिल रही होती लेकिन हमारे पास बेताशा केस जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हो जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो होम्योपैथिक भी एक बहुत ही गहरा इल्म है और बाज़ लोग समझते हैं कि शायद ये जो है ना जैसे इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं तो शायद इफ़ेक्ट भी नहीं होते होंगे, लेकिन न सिर्फ इसके इफ़ेक्ट्स भी हैं बल्कि साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर जो है वो सही दवा ना मिले। और जो मैंने इसके जो कुछ एक्सपर्ट से सुना है, मैं खुद हमेशा कहती हूँ डॉक्टर्स मेरे पास से पेशेंट आते हैं वो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब दवा दे दें, होम्योपैथिक का तो फ़ायदा तो होता है नुकसान नहीं होता। मैं कहती हूँ जो चीज़ फ़ायदा दे सकती है वो नुकसान क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल आप देखें ना, अगर आप गलत चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह तो बहुत सारे खाना भी आपको फ़ायदा दे रहा होता है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं तो बदहज़मी हो जाती है। बिल्कुल तो उनको सही बात समझाना पड़ता है कि परसेप्शन बहुत आ रहा है कि सेफ थेरेपी है। नहीं, अगर आप गलत दवा देंगे, गलत पोटेंसी जाएगी तो वो अपना इफेक्ट ज़रूर दिखाएगी। बिल्कुल सही बात है। जब फ़ायदा कर सकती है तो नुकसान क्यों नहीं कर सकती। जी हाँ, ये भी एक बड़ा परसेप्शन है जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है और एक बड़ा रॉन्ग वो चल रहा है लोगों के दिमागों में कि नहीं कुछ नहीं होता, अगर फ़ायदा हुआ तो नुकसान नहीं होगा। अरे भाई ये देगा छी बन तक है भाई। ठीक, अच्छा चलिए, तो फिर मैं तो बल्कि आवेश करूंगी कि आप जो हैं हमारे इस थेरेपी को भी, होम्योपैथिक को भी जो है अपनी रिसर्च में थोड़ा शामिल करें और देखिए तो सही कि आपके थ्रू शायद आप इसमें भी, यहाँ पे हुई हैं रिसर्चेस तो बहुत हुई हैं होम्योपैथिक पे, और ना सिर्फ बाहर की कंपनियों ने बल्कि पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी तादाद है कंपनियों की जो कि ये काम कर रही है। जी हाँ, तो उसमें मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो मैंने रिजल्ट्स लिए हैं, मैं जब हिजामा लोगों का लगाती हूँ इसके बाद जब मैं दवा देती हूँ ना और जब मैं बगैर हिजामा लगाए दवा देती हूँ तो दोनों मरीजों में ये मैंने देखा है, एक दवा जो है ना गोली की तरह काम करती है वहाँ पे, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, दवा असर इतना क्विक होता है, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। यही सेम चीज़ हमने एक्सपीरियंस की और सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के साथ भी। यानी कि अगर हिजामा कोई पेशेंट करवा रहा है और साथ में वो कोई भी मेडिसिन ले रहा है, चाहे एलोपैथिक की ले रहा है, चाहे होम्योपैथिक की, चाहे हिकमत की ले रहा है, तो सब केसेस के अंदर हमने देखा कि उन दवाओं की एफिकेसी बहुत बढ़ जाती है। और उसकी एक वजह जो हमने इसमें अपनी अखज़ की है वो वजह हमने ये देखी कि हिजामा से क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और अक्सर दवाएँ जो हैं वो ब्लड के ही ज़रिए से मुख्तलिफ अपने साइट्स ऑफ एक्शन तक पहुँचती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो उसके नतीजे में यकीनी बात है कि दवा भी बहुत जल्दी अपनी साइड ऑफ एक्शन पर पहुंचेगी और उसके इफ़ेक्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जो हिजामा के ज़रिए ब्लड सर्कुलेशन जो इम्प्रूव होती है, ये उसके पीछे शायद एक बड़ी वजह है कि हिजामा दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को भी इम्प्रूव कर देता है, उनकी भी एफिकेसी को बढ़ा देता है। बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं 100% तक, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा बहुत रहा है और मैं लोगों को कन्विंस यही करती हूँ कि अगर आप एक दफ़ा भी हिजामा करा लेंगे ना, आप देखेंगे आपका ड्रग की यूजेज है ना एक तो कम भी हो जाती है, नीड भी कम हो जाती है। जी हाँ, प्लस ये कि वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ड्रग एफिशिएंसी में भी बड़ा फर्क। बिल्कुल, ड्रग रिस्पांस अच्छा हो जाता है, यानी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है।
चलिए हम बात इस पे भी करेंगे कि जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो हिजामा को अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे, इस पे हम लेटर ऑन बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं थोड़े से सवाल आपसे हिजामा के मुतालिक पूछूँ, अगर मैं फेसबुक की थोड़ी पोस्ट शामिल कर लूँ तो कहीं हमारे साथी नाराज़ ना हो जाए। फजल साहब हैं, उन्होंने कहा सलाम टू ऑल लिसनर्स, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप शो सुन रहे हैं, आपको शो पसंद आ रहा है। जमशेद अल्ताफ़ साहब, आप कराची से हैं और आपने भी बहुत सारी दुआएं भेजी हैं। इसके अलावा आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, 101 लिखिए, के लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना सवाल लिखिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हिजामा ना सिर्फ खुद परफॉर्म करते हैं बल्कि लोगों को उसकी तालीम भी देते हैं, साथ ही साथ आपने रिसर्च भी की हुई है। फार्माकोलॉजी के आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में और वो आप पढ़ाते भी हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है डॉक्टर साहब से तो आप हमारे फ़ोन लाइन पे भी आ सकते हैं 99231963 पे कराची से, और 021 का कोड डायल कीजिए अगर आप मोबाइल से डायल कर रहे हैं या कराची से बाहर से हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हिजामा किन कंडीशंस में नहीं कराना चाहिए? देखिए, इसमें वैसे तो कंडीशंस ऐसी बहुत ही कम हैं कि जिसके अंदर हम हिजामा कहें कि हिजामा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो कंडीशन है उसमें सबसे जो समझने के आप बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज़ करके अगर एक चीज़ में वो कर दें, यानी कि एक चीज़ के अंदर अगर आप उसको करना चाहें, अख़ज़ करना चाहें, तो वो ये है कि अगर खून की कमी है पेशेंट को, अगर जो है ना उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, और वो कितना कम है, अगर वो 9 या 8 से जो है वो नीचे चला गया है, तो फिर आप इस हीमोग्लोबिन लेवल के ऊपर आप पेशेंट का हिजामा ना करें। बेहतर तो यही है कि आप 9 से नीचे भी ना जाएं। और जो करने वाले बहुत एक्सपर्ट लोग हैं जो सारी कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए और जिनका कुछ ना कुछ मेडिकल बैकग्राउंड है जो हिजामा कर रहे हैं, तो अगर ऐसे लोग जो है वो बहुत ही एहतियात के साथ करना चाहें तो 8 के आसपास भी 8 हीमोग्लोबिन तक भी जो है वो हिजामा कर सकते हैं। लेकिन एहतियातन बेहतर ये है कि जो जिनका हाँ नहीं ठीक है, सेफ्टी मार्जिन जितना वाइड रहे उतना अच्छा है, यानी 10 से ऊपर ही आप करें तो वो बहुत सेफ्टी मार्जिन के अंदर है। लेकिन वही मैंने कहा कि जैसे अगर आप कर रहे हैं और मुस्तकिल पेशेंट्स का आप हिजामा कर रहे हैं तो आपको फिर एक आइडिया हो जाता है कि कितने लेवल तक आप जो है वो पेशेंट्स का हिजामा कर सकते हैं, और उनके फिर नंबर ऑफ़ कप्स कम हो जाते हैं। जब उनका हीमोग्लोबिन लेवल अगर कम होता है तो फिर हम जो है वो कोशिश ये करते हैं कि 1 या 2 कप से ज़्यादा ना लगाएं एट अ टाइम। और उसके अलावा ये कि फिर कट्स भी थोड़े हल्के लगाए जाते हैं और उनको उनकी कंडीशन को पूरा मॉनिटर किया जाता है, और उनको साथ में कोई ना कोई सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट किए जाते हैं कि वो आयरन का कोई सप्लीमेंट लें या जो नेचुरल। डॉक्टर साहब अच्छा खासा हीमोग्लोबिन होता है, बंदा भी सेहतमंद होता है, 1 कप लगाते ही चकरा के धाड़ से गिर रहा होता है। हाँ, उसके पीछे वजह कुछ और, उसके पीछे साइकोलॉजिकल होती है वजह, ज़्यादातर तो फियर होता है। और कुछ लोगों को वेजोवेगल सिनकोप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि यानी कि जो बीपी एकदम से लो हो जाता है कुछ लोगों का, वो फियर की वजह से ज़्यादातर होता है। अच्छा, ये हिजामा का डर होता है, असल में एक्चुअली इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है। अक्सर तो देखें कट लगने से पहले बेहोश हो जाते हैं। हाँ, ये भी तो सक्शन किया नहीं दाढ़। हाँ, तो इसके पीछे बिल्कुल इसके पीछे वजह अक्सर जो है ना वो फियर होती है और वेजोवेगल सिनकोप होता है। अच्छा, इसमें भी बहुत ज़रूरत है कि मॉलिज जो है वो प्रॉपर कन्विंस करे, और अगर पेशेंट की विलिंग ना हो अपने तौर पे तो आप हिजामा ना करें। बिल्कुल, ये तो लाजमी बात है, यानी पेशेंट की मर्ज़ी के बगैर तो कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक पेशेंट राज़ी नहीं है, अपनी खुशी से नहीं करवाने चाह रहा हो तो उस वक्त तक उसको पूरे इफ़ेक्ट्स भी नहीं मिलेंगे। यानी हमने ये भी देखा है कि बाज़ लोग जो है ना वो बड़े ही डरते आते हैं, या किसी के कहने पर आ रहे होते हैं, या कोई घर वाले उनको ज़बरदस्ती ले आते हैं कि भाई तुम कराओ, और उनका दिल नहीं मान रहा होता, तो फिर उनको फ़ायदा भी थोड़ा कम होता है। मैं सबसे ज़्यादा तो आपको बताऊँ, मेरे घर में एक पूरा कंप्लीट पेशेंट मौजूद है, मेरी अम्मी, लेकिन वो इतना डरती हैं तो मैंने आज तक उनको हाथ नहीं लगाया। अच्छा। तो मेरे पेशेंट जब उनसे मुलाकात होती है, जो रिलेटिव्स होते हैं, तो वो उनको इतना कन्विंस करते हैं, आंटी आप करा के देखें, एक दफ़ा करा के देखें, आप ठीक हो जाएंगे। आपको पता है मेरी अपनी बहन जब मुझसे करवाती है तो अम्मी किसी और रूम में बैठी हुई होती है, वो नहीं आती पास भी, इतना डरती है। हालांकि उनके बड़े सर्जरीज हो चुकी हैं। अच्छा, लेकिन बस वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर है। सही बात, ये बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, लेकिन ये फियर की वजह से ही। हाँ। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि हीमोग्लोबिन कम होने के हवाले से और उसमें कितनी नीचे तक आप जा सकते हैं या ऐसे पेशेंट्स के क्या मामलात होते हैं, तो मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हमने जब मेरी रिसर्च चल रही थी और मैं पीएचडी का काम कर रहा था, तो उसमें हमने डायलिसिस पे जो पेशेंट्स होते हैं उनका हिजामा भी किया। अगला सवाल मेरा यही था
अच्छा हुआ। जी जी। तो अब मैं उसकी आपको डिटेल बताता हूँ। हमने 2.5 साल तक किया उन पेशेंट्स का हिजामा। अच्छा। और उनकी कंडीशन ये होती है कि वो समझ लें तकरीबन आईसीयू वाली कंडीशन के पेशेंट्स होते हैं, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के। जब हमने शुरू किया था, ये कदर हॉस्पिटल है औरंगी टाउन में, वहाँ का वो डायलिसिस सेंटर है जिसके पेशेंट्स का हमने हिजामा किया था। तो हमें बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली थी कि हम उनका हिजामा करें। और जो NGO उनका डायलिसिस करवा रही थी, उन्होंने हमसे रब्ता किया था और उनके जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे उनके साथ हमारी कई मीटिंग्स हुई। पहले उनको हमने पूरा प्रोसीजर बताया, बल्कि दिखाया भी कि भाई ऐसे होगा, इस तरह से होगा। तो उन्होंने कहा भाई ये तो खून निकलेगा, तो उनका तो पहले हीमोग्लोबिन लेवल 8-9 पे रहता है और इनको हर 3 महीने के बाद खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। असल में उसकी वजह ये होती है कि किडनी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन, और एरिथ्रोपोइटिन जो है ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है RBC की फॉर्मेशन में, यानी ब्लड फॉर्मेशन के अंदर। तो अगर ये किडनी अगर फंक्शन ना करें तो हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन भी कम हो जाता है और इसके नतीजे में जिस्म में खून की कमी हो जाती है और वो इतनी हो जाती है कि उन पेशेंट्स को लाजमी खून चढ़ाना पड़ता है। हालांकि उनको साथ साथ में एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन भी लग रहे होते हैं, वो भी लगते हैं और उसके बावजूद भी उनको ब्लड की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है उनका फियर जो था वो अपनी जगह पे सही था। और लेकिन हमने उनको जब प्रोसीजर पूरा दिखाया और हमने उसको बहुत ही कम यानी कि एक वक्त में 1 कप, और वो भी छोटा वाला, इस तरह से हमने शुरू किया। रिपीट कब भी नहीं किया होगा? नहीं, रिपीट तो हमने उनके किए, यानी रिपीट किए, लेकिन उसमें गैप देते थे हम तकरीबन 15 दिन का या महीने का। फॉर द फर्स्ट ये जो हम जी बिल्कुल नहीं उनका हमने एक मरतबा ही बस, क्योंकि उसमें हमें ब्लड भी कम से कम ही निकालना था और उसकी और कई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे जब उनका डायलिसिस हो रहा होता है ना, तो डायलिसिस के दौरान उनको हेपरिन लगता है। हेपरिन जो है वो खून पतला कर देती है दवा बहुत ज़्यादा, तो हमें डायलिसिस के बाद ही उनका हिजामा करना होता था। तो डायलिसिस में फिर उनकी हेपरिन की उसको डोज को भी कंट्रोल करना, वो ये उनके डॉक्टर साहब करते थे कि वो उनकी डोज को थोड़ा कम करते थे, इतना कि जिसमें उनका डायलिसिस भी मुतासिर ना हो लेकिन इतना खून भी पतला ना हो जाए कि उसके बाद हम हिजामा भी ना कर सकें। तो बड़ा उसको जो है ना यानी एहतियात के साथ और बहुत सारी चीज़ों को उनकी मॉनिटर करते हुए बारीकी के साथ सारी रिपोर्ट्स उनकी होती थी, हर हफ्ते तकरीबन हो रही थी शुरू में। फिर उनकी महीने पे तो होती ही थी रिपोर्ट सारी, तो वो हम मॉनिटर कर रहे थे मुस्तकिल। तो हमने ये देखा कि जब हमने इन पेशेंट्स का हिजामा शुरू किया था उस वक्त इनकी कंडीशन ये थी कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, क्योंकि ये खाना में इनमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और जब डायलिसिस शुरू हो जाता है तो पेशेंट को उल्टी आती है, उससे खाना नहीं खाया जाता। और वैसे भी किडनी फेलियर के पेशेंट को भूख नहीं लगती है। अच्छा, दूसरा मसला ये होता है कि इनमें से अक्सर पेशेंट्स की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उनको नींद भी नहीं आती है और उनको किडनी के ख़राब होने की वजह से भी और नींद ना आने की वजह से भी उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। यानी उनका तकरीबन 200 बाय जो है वो तकरीबन 100 से अबव उनका ब्लड प्रेशर अमूमन रहता है उन पेशेंट्स का। तो ये काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। लेकिन जब हमने हिजामा शुरू किया तो हमने पहले ही मेरे ख्याल है 2 या 3 सेशंस के अंदर जो चीज़ देखी कि उन पेशेंट्स की सबसे पहले तो नींद बेहतर हो गई, कि वो नींद उनकी सही आना शुरू हो गई, उनको सोना शुरू हो गया, उससे उनका ब्लड प्रेशर बेहतर होना शुरू हुआ। दूसरा इफेक्ट हमने देखा कि उनकी भूख बेहतर हो गई और वो तकरीबन ग्रेजुअली यानी 1-2 महीने के बाद जो है वो काफ़ी नॉर्मल पे आ गए, उनकी भूख नॉर्मल हो गई एक तरह से। जो पहले लगती ही नहीं थी वो भूख लगने लगी, वो खाना भी खाने लगे और उसके साथ साथ उनका पॉइंट्स कहाँ, किडनी के पॉइंट्स किए या सुन्नत के? नहीं उनके किडनी के किए हमने, किडनी के पूरे पॉइंट्स किए उनके हमने। और वो फिर हम थोड़े करके यानी शुरू में एक पॉइंट से शुरू किया, वीकली जाता था वहाँ पर मैं ना, तो उन्होंने पिक एंड ड्रॉप दिया था पूरा, यानी बड़ा तरतीब से लेके चले थे उस चीज़ को। तो एक पॉइंट सिर्फ उन पेशेंट्स का, फिर उसके बाद 2-2 पॉइंट्स पे आए हम, तकरीबन 1 साल तक मैं ख्याल है 2-2 पॉइंट्स करके चले हम। जब हमने देखा कि उससे हीमोग्लोबिन कम होने के बजाय बढ़ रहा है, यानी हमने उन पेशेंट्स को जब हमने हिजामा शुरू किया तो 2.5 साल तक उनको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनका हीमोग्लोबिन जो 8-9 पे रहता था वो 10, 11, 12 तक पहुंच गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट था जो कि हमने हिजामा का उस वक्त में ऑब्ज़र्व किया, जिससे हमें आइंदा के लिए पता चल गया कि अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम भी हो तो कोई इशू नहीं होता, हिजामा किया जा सकता है। लेकिन देखें करने वाला एक्सपर्ट हो, उसको पता हो और वो मॉनिटर करते हुए चले। ऐसा नहीं हो कि यानी जिसको इन चीज़ों का पता ही नहीं हो और वो जो है उसमें एक्सेसिव कप्स लगा दे और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करवा दे, तो क्योंकि फौरी तौर पे तो ब्लड लॉस हो सकता है, उससे जो है वो पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को कंट्रोल करते हुए और मॉनिटर करते हुए लेके चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि जो जिनको इन बारीकियों का नहीं पता तो वो लोग एहतियातन जो है वो 10 से नीचे ना ही करें, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम जो क्लिनिक रन करते हैं ना वो प्राइवेट क्लिनिक है, वहाँ पे कोई लैब की करीब में वैसे तो फैसिलिटी होती है, नीचे ही है, लेकिन जाहिर है हर वक्त पेशेंट इस मूड में नहीं होता कि जाके लैब्स भी कराएं, और खर्चा भी लेकिन आप अगर हॉस्पिटल में रह के ये काम करते हैं या आप मॉनिटरिंग के साथ करते हैं ना तो फिर
आपके लिए भी सहूलत होती है कि आप फौरन सैंपल ले रहे हैं, बिल्कुल। तो उसमें हमें और भी कई चीज़ें पता चली, यानी कि जो मेरी रिसर्च है वो भी पब्लिश्ड है और वो पबमेड के ऊपर जो वो मौजूद है, इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई थी। तो वो अभी तक यानी आप कोई भी देखना चाहे हो तो अवेलेबल है वो रिसर्च। अच्छा। तो हमने 1 साल का काम पब्लिश किया था। अच्छा। तो उसमें जो हमने ऑब्ज़र्व किए सारे इफ़ेक्ट्स, उनमें एक तो ये था कि उन पेशेंट्स की उनकी नींद सही हुई, उनकी भूख सही हो गई, उनका ब्लड सही हो गया, हीमोग्लोबिन ठीक हो गया, और एक और जो बड़ा अहम काम हुआ कि उनको जो बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती थी वो ख़त्म हो गई। तो फटीग थी, लेथार्जी थी, उससे फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो पेशेंट जो पहले बिस्तरों पे पड़े रहते थे और कोई काम काज के काबिल नहीं रहे थे, तो वो एक्टिव भी हो गए, अपने काम काज पे भी आ गए। और वो गरीब लोग थे अक्सर, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और उनका मजदूर तबका होता है, काम करने वाला, तो उनके लिए ये बड़ी बात थी कि वो अपना फाइनेंशियली जो है वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो पॉजिटिव था। अच्छा, उसमें हमारा टारगेट तो ये था कि उनका डायलिसिस ही ख़त्म हो जाए, ज़रूरत ही ना रहे डायलिसिस की, उनके गुर्दे ठीक हो जाएं बिल्कुल। लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हो सका, ऑल्दो कि उनका क्रेटिनाइन लेवल बहुत बेहतर हो गया। जो पहले उनका 15-16 तक रहता था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नीचे आया। तो बहरहाल ओवरऑल उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई, और ये एक बड़ा अच्छा जो है वो रिजल्ट हमें इसमें अचीव हुआ, जो हमने उनका पूरे 2.5 साल तक हिजामा किया। अच्छा, ज़बरदस्त। लेकिन देखिए ना, ये अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, देखिए वो तो किडनी फेलियर है, उसमें तो हिजामा भी कुछ नहीं कर सकता, एक ऑर्गन ही आपका फेल है जी हाँ, और वो काम नहीं कर रहा, इस स्टेज पे पहुंच गया, तो आपने कम से कम फंक्शंस अगर इम्प्रूव कर दिए तो दैट्स मच बेटर कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो गई जितनी भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो डायलिसिस है वो अब मतलब मेरा पहले वो बोझ समझ के कराया जाता होगा, अब वो रूटीन में आ गया। रूटीन में आ गया। जैसे लोग इंसुलिन लगा रहे होते हैं, ऐसे जो है ना वो अपना डायलिसिस कराया और नॉर्मल रूटीन। और एक और चीज़ हमने ऑब्जर्व की उसमें, जिससे हमें और भी कई चीज़ें पता चली। हमने उन पेशेंट्स का सीरम क्रेटिनाइन लेवल चेक किया, हिजामा वाले ब्लड का भी और जो उनका नॉर्मल वेनस ब्लड था उसका भी, आफ्टर डायलिसिस। लेकिन जब डायलिसिस नहीं होता तो उससे पहले उनका क्रेटिनाइन बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्रेटिनाइन उसी को साफ करता है किडनी, मतलब किडनी का जो काम है वो क्रेटिनाइन को भी निकालना और ब्लड की सफाई करना। तो डायलिसिस होने के बाद उनका क्रेटिनाइन लेवल नॉर्मल के करीब आ जाता है, यानी तकरीबन वैसे नॉर्मल रेंज इसकी 0.6 से 1.2 तक होती है, तो उन पेशेंट्स का वो 15 तक चला जाता था, जो जब डायलिसिस उनका नहीं हो रहा होता। जब डायलिसिस हो जाता था तो उसके बाद वो 2 के आसपास आ जाता था। तो जब हमने हिजामा का भी सैंपल लिया आफ्टर डायलिसिस, और उसके बाद दोनों सैंपल्स हमने लेकर जब टेस्ट करवाए, आगा खान लैब से हमने टेस्ट कराए थे ये, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमने कोई और चेंज ऑब्जर्व किया है तो वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो हमने ये देखा कि जो हिजामा से जो हमने ब्लड निकाला उसमें क्रेटिनाइन लेवल 15 ही था, और जो हमने उनका जो वेनस ब्लड सैंपल लिया उसमें वो 2 के आसपास था। तो इससे जो हमने ये चीज़ कंक्लूड की वो ये कि हिजामा से जो ब्लड निकलता है ये डायलिसिस से भी साफ़ नहीं होता, और ये ब्लड सर्कुलेशन से हट कर है, ये नॉर्मल ब्लड नहीं है, यानी ये वेनस ब्लड से ताल्लुक़ नहीं है इसका। और वहाँ तक यानी डायलिसिस की भी पहुँच नहीं थी जहाँ पर से कि हिजामा ने जो उस ब्लड को क्लियर कर दिया। ब्लड कहाँ से आता है? यानी ये ब्लड, ये वेनस ब्लड ही होता है, वेनस ब्लड से निकलकर, वेन से निकलकर, कैपिलरीज से भी बाहर निकल के टिश्यू के अंदर और स्किन की लेयर्स के अंदर ये में जमा हो जाता है। स्किन की जो लेयर्स है ना, देखें 3 मेन लेयर्स हैं, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। फिर एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसकी भी 5 लेयर्स हैं, और वो यानी सबस्ट्रेटम बेसेल से लेके लूसिडम और ग्रैन्युलोसम, स्पाइनोसम, और जो टॉप मोस्ट लेयर होती है जो डेड तकरीबन लेयर होती है, तो ये उन 5 लेयर्स के बीच में जो है वो ये ब्लड मौजूद होता है, वहाँ पर ये डिफ्यूज़ होकर पहुँचता है कैपिलरीज से निकलने के बाद। कैपिलरीज तो ख़त्म हो जाती हैं डर्मिस में, डर्मिस के ऊपर एपिडर्मिस में कैपिलरीज नहीं होती हैं। तो ये वो ब्लड है, और ये यानी कि जो हम इसमें ब्लड रिमूव कर रहे हैं ये ब्लड सर्कुलेशन से कटा हुआ ब्लड होता है। तो ये आप समझ लें कि एक तरह का एक फिल्ट्रेशन का निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने बनाया है कि स्किन की लेयर्स के से फ़िल्टर होकर जो ब्लड का एक तरह से वेस्ट है और जो कचरा है उसका वो इन लेयर्स के बीच में जमा हो जाता है, जिसके निकालने का तरीका फिर जो है वो हिजामा है। जबरदस्त। तो ये मतलब ये तो पूरी साइंस है देखा जाए। बिल्कुल, और तो जिस पे हम मानते नहीं है, हमारे जो है तबीब हजरात वो समझते हैं कि नहीं एक मजाक है और ये एक जो है ढकोसला है, कुछ किसी इस किस्म के भी अल्फाज सुनने को मिलते हैं कि नहीं। असल में लैक ऑफ नॉलेज है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। जिनको पता चलता जा रहा है उनमें से जो लोग जो है वो सही बात को मान लेते हैं, तो वो इसके फ़ायदों को देखते भी हैं। हमारे पास कितने डॉक्टर्स हैं जो हिजामा कराने आते हैं हमारे पास। ये तो हकीकत है कि मेरे अपने पास जो जहाँ मैं बैठती हूँ जिस क्लिनिक में, वो पूरा डिफेंस का इलाका है और वो डिफेंस की बड़ी मशहूर ओपीडी है, और वहाँ की बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं। तो मुझे भी बड़ी हैरत होती है कि भाई, लेकिन वो मानती भी हैं इस चीज़ को, लेकिन बस वो अना की मारी भी होते हैं सारे ये लोग। जो हम देखते हैं अक्सर यहाँ डॉक्टर्स आते हैं तो वो मुझे बड़े
डिग्रेड कर रहे होते हैं कि मतलब क्या आप किस जगह घुस गई, कि लगता नहीं है आप चाहती तो अपना फ्यूचर बना सकती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि नहीं, अल्लाह ताला वाकई कुछ लोगों को ही चुनता है, और मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे भी इस लिस्ट में रखा है कि बिल्कुल। मैं उस तरीक़ा इलाज को फॉलो कर रही हूँ जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि यहाँ तक तो हमारी उस पे बात हुई किडनी फेलियर पे और उनके सैंपल्स पे,